नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है न्यूज 18 पर। और मेरे साथ इस समय जुड़ रहे हैं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। सीधा हम उनका रुख कर सकते हैं। पीयूष जी, आपका अभिनंदन है 70वें स्वतंत्रता दिवस की। देश को और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभिनंदन। पीयूष जी, प्रधानमंत्री देश के ऐसे पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बन गए हैं जिन्होंने लगातार 10 बार लाल किले से अपना संबोधन किया है और उन्होंने यह भी दावा कर दिया है कि अगली बार ही मैं करूंगा। तो इसको मैं कॉन्फिडेंस समझूं, ओवर कॉन्फिडेंस समझूं, क्या समझूं? इसको असलियत समझिए। ये देश की जनता की भावना है। आज आत्मविश्वास है हमें कि हमने जिस ईमानदारी से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चलाई है, जिस प्रकार से गरीब कल्याण और सुशासन को हमारी प्राथमिकता रही है, जिस प्रकार से देश के कोने कोने तक विकास पहुंचा है, जिस प्रकार से 13.5 करोड़ गरीबों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया गया है, जिस प्रकार से आज चाहे वो दक्षिण हो, उत्तर हो या पूर्वांचल हो या पश्चिम हो, चारों दिशा में लोगों को एक नई उमंग, एक नया उत्साह, एक नया आत्मविश्वास है कि देश सही राह पर है। देश की सरकार ईमानदार व्यवस्थाएं चला रही है। देश में तेज गति से आर्थिक और सामाजिक दोनों विकास हो रहा है। जिस प्रकार से पूरे देश में समावेशी विकास लोगों के जीवन को बदल रहा है, इसका आत्मविश्वास, जनता का प्रेम और आगे के लिए जो एक नई विजन लेके, एक बहुत बड़ा एजेंडा लेके प्रधानमंत्री मोदी जी निकले हैं, उनको अवश्य भारत की जनता का आशीर्वाद, प्यार और स्नेह आगे भी मिलता रहेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट है। वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी दावा तो कर रहे हैं कि वो अगले साल तिरंगा फहराएंगे, लेकिन वो लाल किला नहीं होगा, उनका घर होगा। मुझे लगता है माननीय खड़गे जी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, लेकिन अब वो बहुत ही नकारात्मक सोच में ही पड़े रहते हैं। गांधी परिवार की सोच अब शायद उनमें भी पूरी तरीके से स्थापित हो गई है। कांग्रेस और ये जो घमंडिया गठबंधन है इसको ये पचा नहीं पा रहे हैं। ये अभी तक के एक गरीब परिवार में जन्मा, साधारण परिवार से आने वाला व्यक्ति, जमीन से जुड़ा व्यक्ति, जो कोई बड़े परिवार से नहीं है, जिसकी कोई बहुत बड़ी अमीर इतिहास नहीं है, ऐसे गरीब व्यक्ति, सामान्य परिवार का व्यक्ति, पिछड़े समाज से आने वाला व्यक्ति देश में इतना आमूल चूल परिवर्तन कर सकता है, देश में इतना बड़ा बदलाव ला सकता है। जो रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की मंत्र को लेके माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ईमानदार सरकार देश को गत 9 वर्ष में दी है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने पूरा कण कण और क्षण क्षण गरीबों की सेवा में लगा दिया, जिस प्रकार से समस्याओं की जड़ में जाके प्रधानमंत्री जी ने देश को एक विकसित देश बनाने की राह पे तेज गति से आगे काम किया है, मुझे लगता है ये परिवारवादी और वंशवादी पार्टियों को समझना और इन नेताओं को समझना बड़ा मुश्किल है, पचाना तो असंभव है। जी, मेरा अगला सवाल है कि संसद का सत्र हो या फिर इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशंस, विपक्ष आपके साथ क्यों नहीं आ पाता? आप क्यों नहीं समझा पाते? या फिर आपको लगता है कि राजनीतिक द्वेष इतना बढ़ गया है आज के काल में, कालखंड में, कि उसका असर हमें राष्ट्रीय पर्वों पे भी देखने को मिलता है? इसका जिम्मेदार कौन है? और ये सवाल जो है मैं अपनी दिल की गहराइयों से आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जिसमें नॉन पार्टिजन होना पड़ता है। ये तो देश की आजादी का पर्व है। आमिष जी, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं। हम बार बार ये दृश्य देख रहे हैं, चाहे वो आज का आजादी का इतना महत्वपूर्ण पर्व हो या वो भारत मंडपम का उद्घाटन हो, जो एक प्रकार से देश की शान है, और हमारा भारत का G20 प्रेसिडेंसी वहां पे होने वाली है, और या वो पार्लियामेंट के लगातार अब 3 सत्र हो गए जो कांग्रेस और उनके मित्र दलों के इस घमंडिया गठबंधन के नकारात्मक सोच और रवैये के कारण लगातार डिस्टर्ब हो रहा है। अब इनकी जो सोच है, इनकी काम करने का ढंग है, झूठे बिना कोई आधार के झूठे इल्जाम लगाना, गलत
लोगों को भ्रमित करने के वक्तव्य देना और पूरे समय सदन की कार्रवाई ना चलने देना, ये एक प्रकार से इनका एक रोजमर्रा का काम हो गया। सदन में डिबेट हो, डिस्कशन हो, डायलॉग हो, अच्छे कानून पे चर्चा हो और कानून बने, सुधरे। आपने देखा पिछली बार तो बजट पे भी इन्होंने ठीक से चर्चा नहीं होने दी। राष्ट्रपति महोदय के भी पूरे उद्बोधन को उन्होंने चर्चा ठीक से होने नहीं दी और प्रधानमंत्री जी जब जवाब दे रहे थे तो इतना शोर शराबा किया, डिस्टर्ब किया। तो इनकी जो सोच है एक विफलता की निशानी है और जनता भी त्रस्त है, जनता भी परेशान है। और जैसे आपने दिल की गहराइयों से पूछा, मैं समझता हूं आज 140 करोड़ के देशवासियों के दिल में एक चोट पहुंची है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री मोदी या मोदी जी के सरकार का अपमान नहीं है, 140 करोड़ देशवासियों का अपमान किया आज कांग्रेस, गांधी परिवार और खड़गे जी ने। ये देश की सेना का अपमान किया है आज के पर्व में भाग नहीं लेने से। और कारण बताते हुए क्या कहा गया, मुझे ऐसा एक पिछले चैनल में बताया गया, कारण ये बताया कि अरे बड़ा सुबह सुबह उठना पड़ता है, पहले जाना पड़ता है, ये टाइम वेस्ट लगता है उनको। और ये सोच ही मैं समझता हूं देश का दुर्भाग्य है कि ऐसी सोच के लोग आज इतने बड़े बड़े उच्च पद पे बैठे हुए। जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है पीयूष जी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। क्या आपको लगता है कि जो प्रधानमंत्री ने वंशवाद की बात करी, भ्रष्टाचार की बात करी, कहीं ना कहीं इसको पॉलिटिकल लाइन समझा जा रहा है, 2024 के चुनाव की का भाषण कहा जा रहा है? अमित जी, माने प्रधानमंत्री जी को 2024 का भाषण देने के लिए कोई आज स्वतंत्रता दिवस का पर्व की जरूरत नहीं थी। वो तो लगातार देश की जनता के साथ संवाद करते हैं, देश की जनता के बीच में रहते हैं। लेकिन वो एक चेतावनी दे रहे थे कि जब एक तरफ तो देश तेज गति से दौड़ रहा है, एक तरफ तो देश की आशाएं, अपेक्षाएं बड़ी हैं, वी हैव लार्ज एम्बिशंस इन दिस कंट्री। दूसरी तरफ ये नकारात्मक सोच देश को पीछे खींच रही है। तो वो एक चेतावनी दे रहे थे कि ऐसे सोच रखने वाले लोग जो सिर्फ एक परिवार के विशेषताओं में ही अपनी पूरी आस्था रखते हैं, जो एक सिर्फ परिवार के पीछे ही भागते हैं, ये वंशवाद की जो सोच है, ये जो भ्रष्टाचार की सोच इस घमंडिया गठबंधन, इस यूपीए के नए स्वरूप में देखने को मिलती है, वो सिर्फ चेतावनी दे रहे थे देशवासियों को कि इनके बहकावे में ना आए, इनकी नकारात्मक सोच उनको प्रभावित ना करे। हमारे देश पंख से उड़े, हमारे देशवासी कैसे और तेज गति से आगे बढ़े, कैसे समावेशी विकास हो, कैसे देश विश्व शक्ति बने, इसमें हमारी आस्था रहनी चाहिए और आत्मविश्वास हम सबका उसमें बना रहना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष जी, आपका आज इस महत्वपूर्ण दिन पर अपना समय देने के लिए, और आपको एक बार फिर से आजादी के इस जश्न की, इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस समय हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर इस समय लाइव जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। और आज बहुत बड़ा दिन है, आज आजादी का जश्न मना रहा है, 77वां इंडिपेंडेंस डे है। अनुराग ठाकुर, प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से ऐलान कर दिया है कि अगले साल भी तिरंगा हम फहराएंगे, यानी वही फहराएंगे। और कांग्रेस ने भी इस पे पलटवार कर दिया है कि वो फहराएंगे तो जरूर, लेकिन अपने घर पर जो उनको सरकारी आवास मिलेगा उसके बाद, जब वो प्रधानमंत्री हट जाएंगे। देशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से 77वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बार फिर देश के सामने देशवासियों का जो योगदान भारत को आगे ले जाने के लिए, उसके लिए धन्यवाद किया है। और दुनिया भर की जो भारत के प्रति चेतना, जो भारत के प्रति विश्वास जो और जगह है और विश्वास बढ़ा है, वो अपने आप में दिखाता है कि दुनिया को एक नई उम्मीद, नई होप भारत में, भारतवासियों में और भारत के नेता में नजर आती है। अब इसीलिए उन्होंने कहा कि मेरे परिवारजन, 140 करोड़ भारतीयों को परिवारजन कहकर संबोधित करना इसलिए किया कि इस परिवार से दुनिया की बहुत सारी उम्मीदें हैं, अपेक्षाएं हैं,
हमें उन पे खरा उतरना है और अमृत काल की ये यात्रा जो आजादी के 75वें साल में हमने शुरू की, 100वें साल तक हमें भारत को स्वर्णिम काल की ओर लेकर जाना है, विकसित भारत बनाना है। इसीलिए फिर एक बार मोदी जी का देश का प्रधानमंत्री बनना जरूरी है और परिवारजन ही बनाएंगे, क्योंकि कांग्रेस ने तो भारतवासियों को राक्षस कह दिया है। कांग्रेस ने कल क्या कहा कि ये जो वोटर हैं ये राक्षस हैं। तो अगर ये वोटर्स को राक्षस मानते हैं कांग्रेस वाले, तभी तो इनको अहंकार और घमंड के कारण घमंडिया गठबंधन कहा गया है। घमंडिया गठबंधन ये इनको कहा गया इनके अहंकार और घमंड के कारण। जी, मेरा अगला सवाल आपसे यही है कि क्या आपको लगता है, और ये बात मैंने पीयूष गोयल से भी पूछी और आपसे भी पूछता हूं, क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस है भारतीय जनता पार्टी का, जो सदन में भी ऐलान कर रही है कि हम वापस आ रहे हैं, प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से ऐलान कर रहे हैं कि अगला तिरंगा मैं ही फहराऊंगा, कि ये ओवर कॉन्फिडेंस है, और विपक्ष के कई नेता कह रहे हैं ये घमंड है भारतीय जनता पार्टी का, उनके नेताओं का, उनके मंत्रीगणों का, कि उनको लगता है कि उनके अलावा कोई जीत ही नहीं सकता, लेकिन इस बार INDIA इंडिया साथ आएगा और इनको निपटना पड़ेगा, देश हर हाल में आप लोगों से मुक्ति चाहता है, यह लाइन लिया विपक्ष ने। देखिए, यूपीए अपना भ्रष्टाचार का और अपने तुष्टीकरण का चेहरा उतारकर जितना जो झोला उठाकर जितना मर्जी फेंक दे, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अमीशी यूपीए सबने देखा भ्रष्टाचार से भरा हुआ ये दलदल था जिसमें घुसे थे भ्रष्टाचार के। अब ये अपना चोला बदल भी लेंगे तब भी कुछ नहीं होगा जी। इनके पीछे चेहरे वही हैं जिनका चाल चरित्र और चेहरा पूरी दुनिया जानती है। और ये घमंडिया गठबंधन जो है, इनकी पास ना नेता है ना नीति है और इनकी नीयत में भी खोट है। आप मुझे बताइए, इन घमंडिया गठबंधन के पास कौन नेता है, कौन इनका प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार है? जहां एक और पश्चिम बंगाल आता है तो ममता बनर्जी जी कांग्रेस को और कम्युनिस्टों को घुसने नहीं देती हैं। बिहार की बात आती तो नीतीश कुमार जी और लालू जी उनको नहीं घुसने देते हैं। उत्तर प्रदेश की बात आती है अखिलेश यादव उनको नहीं घुसने देते हैं। तमिलनाडु की बात आती डीएम की उनको घुसने, तो आएंगे कहां घमंडिया गठबंधन के लोग? महाराष्ट्र की बात आती है तो शिवसेना और ये क्या शरद पवार जी की पार्टी, वो वहां पे उनको बहुत कम सीटें देती है। और एक और जो ओबीसी का इतना अपमान किया राहुल गांधी जी ने, तो ओबीसी तो इनको वैसे ही नजदीक नहीं लगने देते। तो इनका घमंड और अहंकार, जहां इनको एक और राक्षस कहने, जनता को राक्षस कहता है, तो जनता भी उनको मुंह तोड़ जवाब देगी। और उसी व्यक्ति को जो जनता को अपना परिवार मानता है उनका समर्थन करेगी और परिवारजन के रूप में मोदी जी ही जनता को मानते हैं। आप भी लॉन्ग स्टैंडिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आप भी युवा हैं, मंत्री भी हैं केंद्र के अंदर, राहुल जी भी हम कह सकते हैं 20 साल के अब सांसद हैं। वो कुछ समय के लिए डिस्क्वालीफाइड हुए लेकिन अब फिर क्वालिफाइड हो गए हैं, उनकी वापसी हो गई है। एक सवाल मेरे मन में आता है, आपने सदन में उनका भाषण भी सुना, क्या आपको लगता है कि एक बड़ा मौका था राहुल गांधी के पास और उस बड़े मौके को राहुल गांधी इस्तेमाल कर सकते थे अच्छे तरीके से? देखिए, पहली बात तो ये कि ऐसे मौके उनको कई बार मिले राहुल गांधी जी को। एक परिवार, एक मां, एक पार्टी थक गया उनको बार बार लॉन्च करते करते। 13 बार लॉन्चिंग हो चुकी थी। अब तो पता नहीं लॉन्च पैड में भी कुछ बचा नहीं बचा है। और लॉन्चिंग के बाद अब जब इस बार आए तो लगता था तैयारी नहीं होके आए। पहले दिन बोल नहीं पाए, दूसरे दिन उठ के ही लेट शायद आए। और केवल वो भी ओछी राजनीति का एक नया नमूना पेश करके चले गए, जहां केवल झूठे मनगढ़ंत आरोप लगाए और वापस भाषण सुनने के लिए रुके भी नहीं। ज्यादातर पार्लियामेंट में होता है कि जो व्यक्ति भाषण देता है अगले 2 घंटे कम से कम अंदर बैठते हैं ताकि दूसरे लोग उनके भाषण पर क्या प्रतिक्रिया करते सुने जी। श्रीमान राहुल गांधी जी ना पहले कभी बैठे ना आज बैठे, लेकिन ओबीसी का अपमान करना और फिर माफी ना मांगना, एक तो वो घमंड, दूसरा सदन ना चलने देना वो घमंड और अहंकार, और तीसरा झूठे आरोप लगाना। और 2 ट्राइब्स के बीच में लड़ाई चल रही थी मणिपुर में। हमने उनसे सवाल किया कि श्रीमान राहुल गांधी जी, आपने कहा कि 2 मिनट में मोदी जी मणिपुर की लड़ाई को बंद करा सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आपकी तो दादी और फिर उनके पिता, फिर उसके बाद आपके पिता, ये सब लोग प्रधानमंत्री रहे, ये 2 मिनटों में मणिपुर की हिंसा क्यों नहीं बंद करवा पाए? कई महीने वहां पे हिंसा रहती थी।
पेट्रोल 1,000 रुपये लीटर बिकता था, डीजल 700 रुपये लीटर बिकता था, 6-6 महीने मणिपुर बंद रहता था और एक कांग्रेस की सरकारों में रहता था। मिजोरम में तो इंदिरा गांधी जी ने बॉम्ब से हमले करवा दिए भारत इंडियन एयरफोर्स के माध्यम से। क्या राहुल गांधी जी उसका जवाब देंगे? अरे इनका इतिहास ही ऐसा रहा है कि सिखों के प्रति जो घृणा दिखी गई इनके समय, जो कत्लेआम हुआ सिखों का, और राजीव गांधी जी ने उसके बाद कहा कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती, सब देश ने सुना है, इन्होंने माफी नहीं मांगी। दूसरा, अकाल तख्त पर हरमंदर साहब ने जिस तरह से फौज भेजकर उन्होंने कार्रवाई करवाई, उन्होंने देश से क्या माफी मांगी? देश ने देखा है। ये तो देश को बांटो और राज करो की राजनीति करते रहे, इसलिए आज भी दिखता है कि कैसे ये लोग देश को तुष्टीकरण की राजनीति से अपना केवल वोट बैंक बनाना चाहते हैं। मेरा आपसे अगला सवाल है, क्योंकि बात हो रही थी, आपने बोला राहुल गांधी बीच में उठ के चले गए, उन पे एक इल्जाम लग गया कि उन्होंने एक फ्लाइंग किस दी है, यानी हवा में एक चुंबन लहराया है, जिसको लेकर बीजेपी की महिला सांसदों ने शिकायत तक दर्ज कराई। अधीर बाबू थे, अधीर रंजन थे, उनको निष्कासित कर दिया गया। तो कांग्रेस कह रही है लोकतंत्र की लगातार हत्या हो रही है, जहां पर एलओपी को निष्कासित कर दिया जाता है और एक मनगढ़ंत आरोप लगाया गया। हालांकि केसी वेणुगोपाल ने उसके बाद जो बात कही वो हम सबके सामने है। क्या कहना चाहते हैं इन दोनों विषयों पर आप? अधीर रंजन चौधरी जी को तो कांग्रेस ने समय भी नहीं दिया बोलने का। ये तो गृह मंत्री जी अमित शाह जी जब बोल रहे थे, उन्होंने कहा भी अधीर रंजन जी इतने थोड़ा धैर्य रखिए, आपको अगर कांग्रेस ने समय नहीं दिया बोलने का और आपको अपने दल का नेता बनाया तो हम लोग समय दिलाते हैं। दूसरा, राहुल गांधी जी का हाउस में फ्लाइंग किस देना, ये कोई पहली बार नहीं। कभी आंख मार देना, कभी फ्लाइंग किस देना, कभी किसी के गले पड़ जाना। ये लोकतंत्र में जो हाउस में जो सदन का आचरण एक आपको रखना है, वो डिसिप्लिन आपका नहीं है। ये दिखाता है कि आप स्थिर नहीं हो, आप अनाप शनाप ऐसी हरकतें करते हो जिसके कारण कांग्रेस पार्टी को भी शर्मिंदा होना पड़ता है। और एक सांसद ऐसी हरकतें करे, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। जी, जहां तक अधीर रंजन चौधरी जी की निष्पक्षता का सवाल है, वो नियमों के अनुसार ही किया गया है। ये लोग विपक्ष में रहेंगे, वहीं पे रहने वाले हैं। ये मोदी जी के लिए कब्र खोदते रहेंगे, मोदी जी को मौत का सौदागर कहेंगे, कोई सांप कहेगा, कोई बिच्छू कहेगा। नहीं पड़ना हमें इन चीजों में। हमें तो देश को आगे बढ़ाना है, विकास करना है, और हम पॉजिटिव एनर्जी के साथ, सकारात्मक सोच के साथ चले हैं कि हमें देश को आगे ले जाना है, विकसित भारत बनाना है, परिवारजनों को 140 ये जो परिवार, ये जो पहली बार विकसित भारत इस शब्द बनाने का में इस्तेमाल अपनी हुआ, ऊर्जा लगानी है, शक्ति लगानी है। जी, ये जो पहली बार परिवारजन शब्द का इस्तेमाल हुआ, इसके पीछे संदेश क्या है, मैसेज क्या है? क्योंकि इससे पहले हमने प्रधानमंत्री को प्रधान सेवक कहते हुए सुना है कई बारी, लेकिन ये पहली बार है कि परिवारजन का इस्तेमाल कर रहे हैं। परिवारजन इसलिए कहा कि हम परिवार का हिस्सा हम हैं और हम उनको भी, सारे भारतीयों को परिवार मानते हैं। लेकिन कांग्रेस वाले भारतीयों को, वोटर्स को राक्षस कहते हैं। तो आप कल्पना कीजिए, अगर वो लोकतंत्र में वोट करने वालों को राक्षस कहते हैं तो उनकी सोच क्या होगी। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन चलते चलते एक सवाल मैं आपसे नहीं पूछूंगा तो बड़ी नाइंसाफी होगी। वो ये है कि ये जो न्यूज़ क्लिक का मामला है, ये कहां तक पहुंचा है? क्योंकि ऐसा लगता है कि कुछ लोग, जो कुछ पत्रकार जो है, वो चाइना के इशारे पे काम कर रहे थे, वो चाइना की तारीफ कर रहे थे और भारत पर सवाल खड़ा कर रहे थे। देखिए, न्यूज़ क्लिक का मैं इतना ही कहूंगा कि नेविल रॉय सिंघम ने जो कई ऐसी बॉडीज वहां पे बाहर बनाई, जी, जहां पे चाइना की फंडिंग भी ली, अमेरिका में बनाई, चाइना की फंडिंग ली, और एक भारत विरोधी एजेंडा के लिए जो कुछ पत्रकार देश में काम करते हैं, जो चीनी एजेंट बन के रूप में, और जो कांग्रेस पार्टी के नेता भी, जो इस न्यूज़ क्लिक के समर्थन में, और कम्युनिस्ट पार्टी के नेता और कुछ अन्य विपक्षी दल के नेता जो घमंडिया गठबंधन के सहयोगी हैं, वो इनके साथ इकट्ठे हुए। जब 2021 में ईडी ने कार्रवाई की कि चाइना का पैसा न्यूज़ क्लिक में लगा है, भारत विरोधी एजेंडा में लगा है जी, और वहां से कम्युनिस्ट पार्टी के आईटी सेल के नेताओं को, यहां तक कि कई एनजीओ चलाने वाले ऐसे लोगों को, उनके परिवारों को, जी, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोगों को, जो राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा चाइना ने दिया, ये सारे दिखाते हैं कि भारत विरोधी एजेंडे में चाइना जो पैसा लगाता है, जहां एक और कांग्रेस के राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा दिया, जी, तो वहीं पे न्यूज़ क्लिक को दिया,
और ये पूरा इकोसिस्टम भारत विरोधी न्यूज चलाता है। और कांग्रेस जब न्यूज क्लिक के खिलाफ कार्रवाई हुई तो उनके समर्थन में आके खड़ी हो गई। तो ये अपने आप में दिखाता है कि चाइना के एजेंट कुछ देश में भी बैठे हैं, कुछ सीधा पैसा लेते हैं, कुछ फाउंडेशंस के माध्यम से लेते हैं और सत्ता में आने के लिए किसी भी स्तर तक गिरने के लिए तैयार हो जाते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास दिन पर, और आपको एक बार फिर से आजादी के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये आजादी का अमृतकाल है, तो इस अमृतकाल में जन गण मन से बेहतर क्या हो सकता है? तो वंदे मातरम के साथ, जय हिंद के साथ स्वागत करते हैं इस सेशन का जन गण मन। वंदे मातरम की आवाज जो है वो इस हॉल में गूंजनी चाहिए। वंदे 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 वंदे। अन्नू जी आपका अभिनंदन है। और अन्नू कपूर जी, मैं आपको बैठने के लिए बोलूं उससे पहले, आजादी के इस अमृत काल में देश के दिल मध्य प्रदेश में है, और इस देश के दिल में जिस दिलदार अभिनेता ने जन्म लिया, अन्नू कपूर हमारे साथ हैं। अन्नू जी आपका अभिनंदन है। सबसे पहले तो आपसे एक ही सवाल, बैठिए बाप। अन्नू कपूर, जब तिरंगा देखते हैं तो मन में ख्याल क्या आता है? तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। मां, तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन, किंतु फिर भी कर रहा इतना निवेदन, थाल में लाऊं सजाकर शीश जब, कर दया स्वीकार लेना ये निमंत्रण। गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। बहुत शानदार, बहुत शानदार। अन्नू जी, हम जब तिरंगे की बात करते हैं तो जब जवान सरहद पे लड़ने जाता है तो इसी तिरंगे के लिए लड़ने के लिए जाता है, इसी मां भारती के लिए लड़ने के लिए जाता है। जब शहीद होकर आता है तो इसी तिरंगे में लिपट के आता है। खेलों में हम जब जीतते हैं तो ये तिरंगा ही लहराता है। और आजादी के इस अमृत काल में आह्वान किया जा रहा है कि हर घर तिरंगा होना चाहिए, कम से कम 2 दिन तो लगाना ही चाहिए। जी, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं यही कहना चाहता हूं कि 2 दिन नहीं, जिसको मॉडर्न जबान में 24/7 कहते हैं, इसलिए कि ये देश भाषा के नाम पर, अंचल के नाम पर, धर्म के नाम पर एकता का संचार करने में कामयाब नहीं हुआ है। तो कम से कम भारत की जो ध्वजा है उसके तले तो हम कम से कम समर्पण और एकाग्रता का परिचय तो दें। और इससे पहले कि आप आगे बढ़ाएं, तिरंगे की बात हो रही है, भाव है, आदर है, सम्मान है। तिरंगा हम कहते हैं, असल में तिरंगे के चार रंग हैं। आप देख चुके हैं, केसरिया है रंग, उसके बाद है शुभ्र सफेद है, उसके बाद हरा है, और बीच में जो वो 24 स्ट्राइप्स हैं उसका ब्लू कलर है। तो इस असल में 4 रंग हो गए। और जब शहीद के लहू के छींटे पड़ते हैं तब ये पचरंगा नहीं पंचामृत हो जाता है। कहना चाहता हूं, कई जवान सीआईएसएफ के, सीआरपीएफ के यहां पर मौजूद हैं, पुलिस के मौजूद हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के मौजूद हैं। तो एक बार जोरदार तालियां उन जवानों के लिए भी जिन्होंने इस आजादी के अमृत काल में हमारे लिए अनन्य काम किए हैं, अनन्य सेवा करी है इस मां भारती की। राष्ट्रवाद की बात इस देश में करना क्यों जरूरी है? कोई कहता है राष्ट्रवाद का ओवरडोज हो रहा है, इतना राष्ट्रवाद हम पचा नहीं सकते। जो व्यक्ति अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित नहीं है, उसकी गति अच्छी नहीं रही है। अगर राष्ट्रवाद जरूरी नहीं है तो फिर क्या चाहते हो तुम? अराजकतावाद चाहते हो? अराजकतावाद चाहते हो? किसी क्या चाहते हो? व्हाट डू यू वांट? कोई ये कहने के लिए तैयार नहीं है। पर राष्ट्रवाद की ओवरडोज नहीं, ओवरडोज कुछ नहीं होता। राष्ट्रवाद जो है वो कोई परफ्यूम नहीं है, कोई इत्र नहीं है,
कोई ओकेजन नहीं है कि राष्ट्रवाद आया, कि 15 अगस्त आया और 26 जनवरी आया, आपने मनाना शुरू कर दिया और पार्टी में जाने के लिए परफ्यूम की बोतल निकाली और अपने शरीर के कपड़ों का फुच फुच करके डाल दिया। देशभक्ति और राष्ट्रवाद तो 24/7 आपके रगों में बहती हुई रक्त की धारा है, और जिनके रक्त की धारा जिनके शरीर में नहीं बहती है भैया, वो एक ही बात साबित करते हैं कि आपके राष्ट्र में तो खून है, आपके खून में राष्ट्र नहीं है। एक सवाल का जवाब दीजिए अन्नू जी, आप तो बेबाक बोलते हैं, आपको लगता है भारत में राष्ट्रवाद है? नहीं है। क्यों? गद्दार लोगों की कौम थी। क्यों कहते हैं आप ये बात? इसलिए कई लोग नाराज हो जाएंगे। उससे क्या फर्क पड़ता है? आप इस देश में टेररिस्ट को टेररिस्ट नहीं कह सकते, गद्दार को गद्दार नहीं कह सकते, बाकी सब कुछ कह सकते हो आप। संविधान ने आपको स्वतंत्रता के रूप में बोलने का अधिकार दिया, गाली देने का अधिकार नहीं दिया है। क्योंकि आपने संस्कृति की बात करी, कल्चर की बात करी, संस्कृति और कल्चर की आपने बात करी, आप मोजार्ट टू मथुरा भी जोड़ लेते हैं, कैसे? ये समझाइए जरा यहां पर। अगर मैं आपको कहूं कि आप मुझे 5 ट्यून सुना दीजिए, ट्यून एक ऐसी म्यूजिकल कंपोजिशन है जिसमें कोई लिरिक्स नहीं है, कोई शब्द नहीं है, कोई गीत नहीं है। ट्यून देखिएगा, ट्यून है, बताना। ट्यून जी माइनर, सिम्फनी नंबर 40 इन जी माइनर, इसका नाम है। देखिए देखिए देखिए, एसोसिएशन होगा हिंदी फिल्म गाने के साथ नहीं, लेकिन ये 1756 या 1770 में बनी थी। 35 साल की उम्र में चला गया। ये ट्यून है, याद नहीं है क्योंकि ट्यून है। या दूसरी वो बजाएगा, काय में गए, ए में चला गया, लेकिन जैसे ही अब आप मॉरिस जाक का तारा दारा रे रा रे रा रा रे 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 रा रे, अभी तक ट्यून चल रही है, आपको इतना जल्दी दिल नहीं मानेगा। लेकिन जैसे ही शब्द आते हैं, ओ माय लव माय डार्लिंग, I've hungered for your touch a long lonely time and time, my darling। समझ में आया? धीरे धीरे समझ में आया, और आ जाएगा। देखो शब्द इंपॉर्टेंट है, भाषा का सही इस्तेमाल करना। ओ माय डार्लिंग, समझ में आ जाएगा। जाओ मेरे सिवा तुम कहां जाओगे, वादियां मेरा दामन, समझ में आया। तुमको पुकारे मेरे मन का पपीहरा, मीठी मीठी अग्नि में जले मोरा जियरा वो सजना। समझ में आया? दिल ने कहा, समझ में आ गया। ये सारे के सारे जो थे मोजार्ट से शुरू हुए थे, बीथोवन के ऊपर आए, मॉरिस जाक पे आए, राइचस ब्रदर्स पे आए, सलील चौधरी पे आए। इन सब में भारतीय शास्त्रीय संगीत, इतना शास्त्रीय संगीत हमारा विशाल है, इन सब में झलक जो मिलती है वो एक ही रागनी की है जिसका नाम है रागेश्वरी। गामा रे नीरे सा, मैं कुछ नहीं चेंज कर रहा हूं। कहां ऑस्ट्रिया, कहां ये गामा रे नीरे सा मदनी मनिधर सा, गामा दनी सा नी रामा, गामा दनी रामा, गामा रे नीरे सा। अभी शुद्ध रागेश्वरी है। दाना दाना में मेरो बाग, दाना दाना आमे मेरो बाग पिया मोरे,
घर आए पिया मोरे, घर आए पिया मोरे, घर आए दाना दाना में मेरो बाग धन धन में, धन में, धन धन में। ये शास्त्रीय संगीत है, लेकिन हमारा जो शास्त्रीय संगीत है उसका बेस क्या है? मिट्टी। हमारा लोक संगीत, हमारी मिट्टी, भारत की धरा, वो मिट्टी और संगीत, फोक लोक संगीत। जी, अब जैसे ही आप उसकी बात करते हैं, मिट्टी की बात करते हैं, तो संगीत की बात करते हैं, तो एक आदमी बांसुरी लेके खड़ा हो जाता है। उसका नाम क्या है? ब्रजबाला कौन है? अभी ब्रजभूमि के ऊपर जो पैदा हुआ है उसका नाम था कृष्ण। तो ब्रजभूमि में एक परंपरा है कि ब्रजभूमि में जब प्रसाद घोटा जाता है तो स्वयं नहीं खाया जाता है, आवाहन किया जाता है, पड़ोसियों को सबको बुलाया जाता है, भैया हमने प्रसाद घोटा है, आप आइए और प्रसाद लेके जाइए, प्रसाद खाइए और भजन कीजिए आप। तो वो कैसे बुलाते? ए भैया रामगढ़ वाले, ओ भैया रामगढ़ वाले, ओ भैया सामगढ़ वाले, ए भैया रामगढ़ वाले, ए भैया सामगढ़ वाले, ए जसोदा के नंदन ब्रज के राजा, और जाए लड्डू खान न्यूज 18 में आजा। ठीक है ना? ए भैया रामगढ़ वाले, ओ भैया सामगढ़ वाले, ए जसोदा के नंदन ब्रज के राजा, जाए लड्डू खाने न्यूज 18 में आजा। न्यूज 18 में आके लड़ाई झगड़ा नहीं कहेंगे और भगवत भजन करेंगे और छानेंगे हम मस्ती के साथ। तो रात शाम सपने में आए, रात शाम इस सपने में आए, अरे दहिया पी गए, सारा रा 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 रा, दहिया पी गए, 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 दगड़ा दगड़ा। रात शाम सपने में आए। आपने क्या किया कि जिन्होंने थोड़ा बहुत भी ना रैप भैया गा दिया, उनको यार अरबपति बना दिया आपने। अश्लील अश्लील गाने, नंगे नंगे गाने वालों को आपने रैप करके अरबपति बना दिया। और जे मोसो कौन कुटल खामी, जे तन दिए उसे ही बिसराए, और सुन रहे हमको कुछ नहीं दिया आपने, और हम आपको 250 साल पुराना रैप सुना रहे हैं। ठीक है? तो रात शाम सपने में आए, अरे दहिया पी गए, दहिया पी गए, दहिया पी गए, दहिया पी गए। आज गई हुती भाव रही हूं, आज गई हुती भाव रही हूं, रस खाने रही कहीं नंद के भवन। आज गई होती भाव रही हूं, रस खाने रही कहीं नंद को भवन। वाको जियो जुग लाख करोड़, जसमती को सुख जात नहीं। वाको जियो जुग लाख करोड़, जसमती को सुख जात नहीं। तेल लगाए लगाए के अंजन, भौं बनाए बनाए डिटो। वाछवी को रस खान विलोकत, वाछवी को रस खान विलोकत। भारत काम कला निधि कोटि, वाछवी को रस खान विलोक, भारत काम कला निधि कोटि। काग के भाग बड़ी सजनी, हरी हाथ से ले गौ माखन रोटी। दहिया पी गए, दहिया पी गए। अब आप ये इंग्लिश विंग्लिश मेरे से मत, मैं तो प्योर आदमी हूं। हिंदी बुलवा लेना, मालवी बुलवा लेना, पंजाबी बुलवा लेना, मराठी बुलवा लेना, ऑक्सफोर्ड की इंग्लिश बुलवा लेना। नकली आदमी नहीं है, दोगला आदमी नहीं है, बीच में ना। हाँ ठीक है? तो रसखान का असली नाम था शेख इब्राहिम सैयद, गोकुल में उनकी समाधि है, और कृष्ण भक्त थे, ये भी है। और ये नकली नहीं है, ये पॉलिटिकल एजेंट नहीं है, ये सही कृष्ण भक्त है। ध्यान रहे आप। गोकुल में उनकी समाधि है, मैं उसी समाधि पे दर्शन करने गया था, रसखान शेख इब्राहिम सैयद।
तो क्या बोलते हैं वो कि मानस हो तो वही रस खान, बसो मिली गोकुल गांव के ग्वारन। अगले जन्म में अगर मनुष्य योनि में पैदा हूं तो गोकुल गांव के ग्वारों में मुझे पैदा करना। आप फीलिंग देखिए मनीष भाई, फीलिंग देखो क्या फीलिंग। मानस हो तो वही रस खान, बसो मिली गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मझारन। और अगर पशु हो तो नंद बाबा की गायों में मुझे डालना आप। I am not a धार्मिक person, I am an atheist. But look at the feeling, look at the passion of a person. मानस हो तो वही रस खान, बसो मिली गोकुल गांव के कारण। जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मछारन। वाहन हो तो वही गिर को जो धैर्य कर छत्र पुरंदर धार। अगर पत्थर हो तो उस पर्वत का हो जिसको कृष्ण ने उठाया था। लुक एट द फीलिंग। वाहन हो तो वही जो धैर्य कर छत्र पुरंदर धारण। जो खग हो तो बसेरो करो मिली काल निकूर कदम की डार। जो खग हो तो बसेरो करो मिली काल निकूर कदम की डारन। दहिया पी गए you have danced enough of film. Come on baby, let's dance now. Come on baby, come on. You come. Why are you? I will go there. I will. Let's dance on our composition. Do not dance on foreign की मैं नकली बंदर मत बनो। शाबाश बेटा। दहिया पी गए, दहिया पी गए, दहिया पी गए, आइए, दहिया पी गए, दहिया पी गए, दहिया पी गए। अरे रात शाम मोरी चुन्नर पकड़ी, रात शाम मोरी चूनर पकड़ी। चूनर कर गई ये है भारत की संस्कृति, जहां वासुदेव कृष्ण भी है, जहां शिवाजी भी है, और जहां सावरकर भी है, और जहां रसखान भी है, जहां रसखान भी है। बहुत शानदार, जोरदार तालियां अनु कपूर के लिए। अनु जी, मैं तो सवाल ही भूल गया हूं अपने, थोड़ी देर के लिए। मैं एक चीज और बताना चाहता हूं अमीश भाई। मैं सवाल ही भूल गया हूं, लेकिन एक सवाल अब मुझे याद आ रहा है। याद कर लो, मैं नहीं भूल जाऊं जी। आज हम बात करते हैं जल बचाने की, ऊर्जा बचाने की। हम कहते हैं कि जल है तो कल है। आज से 200 साल पहले भारत का प्रथम जनवादी कवि, जिनका नाम था नजीर अकबराबादी, उन्होंने अपने काव्य में क्या बोल दिया था? ये नजीर अकबराबादी देशभक्त हैं। आगरे में तैरने को पैरना बोलते हैं। तो देखिए क्या बोलते हैं कि जब पैरने की रुत में दिलदार पैरते हैं, जब पैरने की रुत में दिलदार पैरते हैं, आशिक भी साथ उनके गमखार पैरते हैं। जब पैरने की रुत में दिलदार पैरते हैं, आशिक भी साथ उनके गमखार पैरते हैं। भोले सयाने नादा होशियार पैरते हैं, पीरो जवान मुर्शिद अय्यार पैरते हैं। इस आगरे में क्या क्या है यार पैरते हैं। इस आगरे में क्या क्या है यार पैरते हैं। सुनिएगा, गौरतलब है कि सबसे पहले बोलते हैं उस्ताद पीर की जय, पहले बोलते हैं खुर्दो कबीर की जय, फिर उसके बाद अपने उस्ताद पीर की जय। मोरो मुकुट कन्हैया जमुना के तीर की जय कर कर खुशी की दिल में इजहार पैरते हैं। इस आगरे में क्या क्या है, मेरे लिए नहीं, नजीर अकबराबादी के लिए। अब वो क्या बोलते हैं, देखिए कितना कंटेम्पररी बात करता 200 साल पहले।
क्योंकि ही लव्ड हिज कंट्री। देश से प्यार था, मातृभूमि से जो प्यार करेगा वो कहीं ना कहीं झलक जाएगा। वो कहते हैं क्या क्या नजीर यहाँ के हैं पैरने के बानी, क्या क्या नजीर यहाँ के हैं पैरने के बानी, है जिनके पैरने की मुल्कों ने आन मानी। उस्ताद या खलीफा शागिर्द यार जानी, सब खुश रहे हैं जब तक जमुना के बीच पानी। बहुत शानदार, बहुत सब शानदार। खुश रहे हैं जब तक जमुना के बीच पानी। आपने जमुना की बात करी तो गंगा जमुनी तहजीब की भी बात याद आती है। आप कहते हैं कि इस देश के अंदर पोलराइजेशन से कई लोगों का पता लग गया, लेकिन जब हम बात करते हैं इस देश की मिट्टी की, तो बात करते हैं गुरु गोविंद सिंह की, बात करते हैं शिवाजी की। ऐसा क्या हुआ हम अपना इतिहास भूल गए, हमने मुगलों का इतिहास याद रखा? एक सोची समझी स्कीम थी, षड्यंत्र है। राजनीति के ऊपर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन देश में पॉलिटिक्स has always been the games of scoundrel. I don't want to discuss the politics. हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। सबकी जन्म पत्रियां मेरे पास हैं, ध्यान रखना आप। हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन के जिसके बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन के जिसके बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी, ये किसने फूल फूल पर किया सिंगार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है। ये मेरा भोपाल है सर, ये भदभदा है, ये टीटी नगर है, ये जहांगीरा शाहजहानाबाद है, भोपाल है हमारा भैया। भाई भोपाली से बहुत बच के रहना। क्योंकि राष्ट्रवाद की बात हो रही है, आजादी के इस अमृत काल के अंदर वंदे मातरम की बात भी करना बड़ा जरूरी है। जब देश आजाद हुआ तो वंदे मातरम गाया गया, लेकिन अब इस वंदे मातरम को भी एक धर्म से जोड़ दिया गया है, जायज है? देखिए, विरोध करने के लिए तो आपको विरोध करने वाले इसमें मिल जाएंगे कि सूरज बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, आपने अपना चिंतन मेरे ऊपर क्यों थोप दिया है कि आपने ये कह के भैया। तो आप इन विरोध करने वालों की चिंता में, विरोध करना आपका काम है, जरूरी नहीं कि आपका विरोध सही हो। एक बात, और दूसरी बात, एक बात ध्यान रखिएगा, गोएबल्स था, उसने कहा था मैं एक झूठ को, हिटलर का ये प्रचार मंत्री था, एक झूठ को मैं इतनी बार और इतनी तरह से दोहराऊंगा कि वो सत्य से भी ज्यादा प्रबल हो जाएगा। ध्यान रखना आप। और दूसरी बात, 10 करोड़ लोग, 10 करोड़ मूर्ख अगर किसी बात को स्वीकार करते हैं, एक झूठ को स्वीकार करते हैं, तो 10 करोड़ लोगों के मानने से वो झूठ सही नहीं हो जाता है। झूठ झूठ ही रहेगा। ये मेजॉरिटी की जो संख्या है ना, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सूर्य जगत भर की रोशनी के लिए, करोड़ों की जिंदगी के लिए सूरज रे जलते रहना। लिखा है यही तेरे भाग में कि तेरा जीवन रहे आग में, सूरज रे जलते रहना। जिनको जलना है वो जल जाएंगे, आप ध्यान रखिएगा। इसमें मैं इन डिबेट में पढ़ने नहीं चाहता। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपको जितना समझता हूं और जानता हूं, आप न्यूमरोलॉजी को भी समझते हैं, अंक गणित जिसे कहते हैं उसको बहुत अच्छे से समझते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि पूरी दुनिया में शक्ति ट्रैवल करके, पावर ट्रैवल करके जहां से गई थी वहां पर वापस आ रही है। यानी भारत से गई थी, अब भारत में वापस आ रही है। यूरोप, अमेरिका, जापान सब घूमकर फिर वापस आ रही है। इसको आप कितना महत्वपूर्ण अच्छी बात कहेंगे। वेस्ट ने हमसे सब कुछ, हमारा जो शुभ था और मौलिक था वो लिया, और अनफॉर्चुनेटली वेस्ट से हमने जो उनका शुभ और मौलिक था वो नहीं लिया। रूपाली जग्गा जी जानी मानी सिंगर हैं और इन्होंने गाना गाया, गीत गाया, तेरी मिट्टी में मर जावा। रूपाली जी। दिन शगनादा जश्न करो, लाऊची करो मशालों की, केसरिया सहरे में सज के बारात चली हाथों से तेरे ये हाथ मेरे छूटे तो यार सिहर गई मैं।
पे घर की मर गई मैं, तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन। सब मेरे साथ गाइए। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। जय हिंद। जय। रूपाली जी, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनु भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि अलविदा कहते कहते भी, मतलब मन से अलविदा कहते कहते भी, कुछ तो भोपाल की जनता के लिए, भारत की जनता के लिए, इस हॉल में बैठे लोगों के लिए। देखिए, इतवारा में मैं पैदा हुआ 20 फरवरी 1956 को, और कभी इस फील्ड में आना नहीं चाहता था। मेरे पिताजी की, स्वर्गीय पिता की, एक छोटी सी नाटक नौटंकी कंपनी थी, जिसकी वजह से मेरी दादी ने उनको निकाल दिया था। तो सामाजिक प्रताड़ना हमारे परिवार को बहुत सहनी पड़ी है, जिस कारण माताजी कभी नहीं चाहती थी कि हम इस फील्ड के अंदर आएं। सामाजिक प्रताड़ना थी, बहुत गरीबी सही है ना। मैं गरीबी को, आई डोंट वांट टू बास्क इन द ग्लोरी ऑफ माय पॉवर्टी, और नोर आई फील अशेम्ड ऑफ इट। लेकिन फिर भी मां ने कहा, अपने फर्ज निभाना बेटा, अपने अधिकारों से ज्यादा अपने कर्तव्यों की बात करना। बहुत शानदार। हम सबके हृदय में अपने अधिकारों से ज्यादा अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूकता आए, तभी यह देश आगे बढ़ सकता है। अपना ठीकरा किसी और के ऊपर ना फोड़ें। आई एम एन इंडियन एंड आई फील रिस्पॉन्सिबल फॉर मदरलैंड। पासे सभी पलट गए दुश्मन की चाल के, अक्षर सभी पलट गए भारत के भाल के। मंजिल पे आया मुल्क हर बला को टाल के, सदियों के बाद फिर उड़े बादल गुलाल के। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के। इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के, तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के। इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। अब शब्द सुन लेना, तुम जितने नेता बैठे हुए हो, अभिनेता बैठे हो, संतरी बैठे हो, मंत्री बैठे हो, कुछ भी बैठे हो, सुन लेना गौर से मेरी बात। आराम की तुम भूल भुलैया में न भूलो, आराम की तुम भूल भुलैया में न भूलो। मस्ती के हिंडोलों में मगन हो के न झूलो, आराम की तुम भूल भुलैया में न भूलो। मस्ती के हिंडोलों में मगन हो के न झूलो। अब वक्त आ गया मेरे हंसते हुए फूलों, उठो छलांग मार के आकाश को छू लो।
आकाश को छू लो, तुम गाड़ दो गगन पे तिरंगा उछाल के, तुम गाड़ दो गगन पे तिरंगा उछाल के। इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के। इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। बहुत शानदार जोरदार तालियों के साथ, वंदे मातरम के साथ इस सेशन का अंत हम करना नहीं चाह रहे, लेकिन इस सेशन को हम समाप्त कर रहे हैं, लेकिन भारत का भविष्य उज्जवल रहे, इसी कामना के साथ वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे